हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज यानी कि CB22 के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी 2019 का दूसरी शिफ्ट का पेपर, और ये आपका रहने वाला फिजिक्स एंड मैथ का। क्लियर है। तो इसमें आपके पार्ट ए के हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको PDF मिल जाएगी, तो पार्ट बी भी आप इसके कर लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन क्या बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पार्ट बी आप स्वयं ही कर लीजिएगा, उसमें PDF डाल देंगे तो वहाँ से कर लीजिएगा। और जो पार्ट ए के क्वेश्चन आप समझते होंगे कि कितने रहते हैं आपके 100 क्वेश्चन, तो वो हम इस वीडियो में पूरे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चनों का अच्छे से एनालिसिस करेंगे और सभी क्वेश्चनों का आसान हल और जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगा सारी चीज़ों को बताया जाएगा। क्लियर है। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा इसमें वेटेज रहता है 40 नंबर का, इसलिए आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो करना चाहिए, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के। बाकी आप मैथ के और रीजनिंग के, GK वगैरह के क्वेश्चन तो आप देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सेट जो है ना, आपकी जो जितनी भी अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं 2023 के लास्ट या फिर 2024 की शुरुआत में जितनी भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, उन सभी वैकेंसियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो पूरा वीडियो आज तक लास्ट तक देखना, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और बता दें फ्रेंड्स, आप इसको एक टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट की तरह भी आप इसको ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और फिर उसको करने का प्रयास करें। अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं नहीं होता है तो वीडियो को चालू करके फिर उसको अच्छे से देखें, ठीक है। और जितने अगर आपके जितने नंबर आ रहे हैं ना आपके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना टेस्ट में, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपका बोला जा रहा है कि कोई वस्तु नियत त्वरण, ठीक है, नियत त्वरण के साथ विराम से चलना क्या करती है, शुरू करती है। इसका वेग कितना होगा। क्लियर है। इसका वेग विपरीत रूप से समय के समानुपाती होगा, या फिर दूसरा देखो ऑप्शन आपका जो कि राइट है, सीधे समय के समानुपातिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आपका नियत त्वरण है ना, तो कोई भी वस्तु अगर विराम से चलना शुरू करती है तो उसका वेग किसके समानुपाती होगा, डायरेक्टली समय के समानुपाती होगा। वो कैसे होगा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो समान रूप से त्वरित सीधी रेखा गति के दौरान वेग और समय के बीच संबंध स्पष्ट है, ठीक है। और त्वरण जितना दोस्तों लंबा होगा ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक यहाँ पर आपको डायग्राम भी बना के, जैसे ये है, ये टाइम है और ये आपका क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये नियत त्वरण के साथ इस तरह जो है तो आगे की तरफ वेग बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो त्वरण जितना लंबा होगा ना फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका ये लाइन जितनी ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी, तो वह क्या होगा, उतना ही जो तो अधिक होगा क्या, वेग में परिवर्तन, ठीक है। और वेग में परिवर्तन दोस्तों जितना अधिक होगा वह क्या होगा, समय के अनुपातिक होगा, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन डायरेक्टली किसके समानुपातिक होगा, समय के समानुपातिक होगा, जबकि निरंतर त्वरण होगा, ठीक है। और यदि किसी निश्चित राशि से वेग एक निश्चित समय के लिए बढ़ता है तो समय के अनुसार उस राशि से दोगुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। याद रखना कि जब भी किसी वस्तु का त्वरण क्या रहता है, नियत रहता है, और वस्तु विराम से चलना शुरू करती है तो उसका जो वेग होगा ना, वो डायरेक्टली जो समय के अनुपातिक होगा, ठीक है, समय के समानुपातिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यदि किसी पार्श्व भाग का क्षेत्रफल कितना है, यदि किसी का पार्श्व भाग क्षेत्रफल कितना 324 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की बाजू कितनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको यानी कि एक क्या है, आपको क्यूबॉइड दिया यानी कि घन दिया है, और उसका क्या दिया हुआ है, आपका पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, देखो इधर। तो पार्श्व भाग का क्षेत्रफल यानी कि जो उसकी चार दीवारों का क्षेत्रफल वो आपसे यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a² बराबर 324 के हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपका a² बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4×8 = 32 और 4×1 = 4। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि तो घन की बाजू यानी कि भुजा कितनी होगी, तो 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर तीसरा।
और यहीं पर आपसे बोल दिया जाएगा संपूर्ण पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। लेकिन इससे पूरे जो आपका जो वर्ग जो क्यूब है ना आपका, ठीक है, उसके सभी फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या हो जाता है वो 6a² हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पार्श्व बोला गया यानी कि उसकी दीवारों का जो है तो क्षेत्रफल पूछा गया था। तो दीवार कितनी रहती है, 4 रहती है ना, बाकी ऊपर नीचे के छत और नीचे जमीन रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे इसको, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 735/√375, ठीक है। तो इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरे के अंडर रूट दोनों के, ठीक है। 735/375। तो आप अगर इसको किससे काटना चाहें, 5 से अगर काटना चाहें तो 5 से काटेंगे अगर इसको, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा आपका, देखो इधर कर लेते हैं नीचे, तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, बचेगा 2, 5 को 20, 5 सती 35 बटे में आपका 5 सती 35 पचम 25। इसको आप 3 से भी काट सकते हैं, तो यहाँ पर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, ठीक है, और 27 हो जाएगा, 3 नाम 27 बटे 25, ठीक है। 3 से काटेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 7/5। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि 6 अंकों की संख्या ये दी हुई है 11 से विभाज्य है और 3 अंकों की संख्या ये 9 से विभाज्य है, तो a + x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको कहाँ से फाइंड होगी, यहाँ से, ठीक है, इसको 11 से व्यवस्था चेक करके, और इसकी जो है तो x की वैल्यू आपको इधर से प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर 11 से विभाज्य होता है ना फ्रेंड्स, तो जो सम स्थान पर स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंकों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, 7 3 8a 6a है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 11 से डिवाइड है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर विषम स्थान पर स्थित अंक देखें तो 8 7 15, 15 6 21, 21 बराबर किसके कर देंगे हम, 3 + a यानी कि 2a + 3 के, ठीक है, 2a + 3 के। तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, ये आप 18, ठीक है, 18/2 यानी कि 9 हो जाएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आपकी 9 आ गई फ्रेंड्स। क्लियर है। तो a की वैल्यू इधर से आपकी 9 आ गई, बची आपकी x की। तो कोई भी संख्या अगर 9 से उसकी विभाज्यता चेक करना है तो उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 का 9 या फिर 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 6 14 होता है, तो 14 होता है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे ताकि वह 9 का मल्टीप्लाई योग बन जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो 18 बन जाएगा, जो कि 9 का मल्टीप्लाई, और इसके बाद आप 4 के अलावा तो कुछ रख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अगला जो मल्टीपल 27 बनेगा, 27 बनाने के लिए 13 रखना पड़ेगा, 13 तो रख ही नहीं सकते क्योंकि x जो रहेगा केवल एक ही डिजिट का नंबर रहेगा, 2 डिजिट का तो रख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 13। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना आपको, केवल आपको देखना है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि 500 का 90% का 90% आपको निकालना है। सिंपल है, आपका 500 मल्टीप्लाई 90% मल्टीप्लाई 90%, ठीक है। तो 2 जीरो से इसको और इसको काटें और इस 2 जीरो से इसको काट दें, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, 981। क्लियर है, 981 और मल्टीप्लाई आपका 5, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, 5 यानी कि 405 आएगा, ठीक है। 405 आएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ पर दी नहीं है। ऑप्शन आपका 81 में टिक है, तो आपका ये रॉन्ग होगा फ्रेंड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 भी होगा। क्लियर है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 405। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि देखो क्या बोला जा रहा है, तापमान में समान वृद्धि होने पर तांबा शीशे की तुलना में डैश गुना अधिक फैलता है। क्लियर है, तो इसके बारे में आप डिटेल से देख लीजिए कैसे इसको करेंगे। राइट आंसर तो आपको 5 गुना हो जाएगा, ठीक है।
तो कैसे होगा वो समझिए। जो तापमान में परिवर्तन दोस्तों होता है, देखो जो तापमान में परिवर्तन की प्रतिक्रिया में ऊष्मा हस्तांतरण द्वारा तापीय विस्तार पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन की प्रवृत्ति है। यह गुणधर्म रैखिक विस्तार गुणांक, ठीक है, द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे तापमान में परिवर्तन के प्रत्येक डिग्री के लिए एक विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर जो तांबे का आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो कितना होता है, 17 गुणे ये कितना 10⁻⁻6 प्रति केल्विन, ठीक है। इसी तरह कांच का कितना होता है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 प्रति केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तांबे का जो रैखिक प्रसार गुणांक है कांच की तुलना में कितना है, लगभग 5 टाइम है, 5 टाइम है, ठीक है, 5 गुना है। इसलिए यहाँ पर जो तांबे का प्रसार गुणांक होगा ना, ठीक है, वह क्या होगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में वो क्या बोला था कि अधिक फैलेगा, ठीक है। अगर समान तापमान में वृद्धि करते हैं तो तांबा सीसी की तुलना में 5 गुना अधिक फैलेगा, क्योंकि जो तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक है वह सीसी की तुलना में क्या है, 5 गुना है, ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक पर किसी भी धातु का फैलना निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डैश, ठीक है, कोई डैश एक ऐसा वक्र है जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा में घूमता है। तो यहाँ पर इसको समझिएगा, देखो ये जैसे सर्कल दिया है ना ये वाला, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि एक सरल रेखा पे गति करता है, और यहाँ पर वृत्त के अंदर या कोई पॉइंट लेना है या फिर वृत्त के बाहर लेना है, ठीक है, या फिर वृत्त की परिधि पर ले सकते हैं। तो जब वृत्त समान रेखा पर घूमेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो एक वक्र बन रहा है, ये जैसे वक्र बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये वक्र बनेगा। अगर एनिमेशन से होता तो आपको ज़्यादा समझ में आता। तो ये जो वक्र बनेगा फ्रेंड्स ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका त्रोचोइड, ठीक है, ये याद रखना। जैसे यहाँ पर परिधि पर ही ले लेते हैं पॉइंट, तो सर्कल ऐसे जैसे घूमेगा, घूमते हुए जाएगा पहिया ये, तो ऐसे ऐसे वक्र बनाते हुए जाएगा, ठीक है, ऐसे वक्र बनाते हुए जाएगा। तो ये वक्र क्या कहलाते हैं, आपके त्रिचोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो प्रतिरोधों 12 ओम और 24 ओम को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप चाहें तो डायग्राम बना ले, बाकी ये डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं होती है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन हम बना ही देते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर ये हम परिपथ ले लेते हैं जिसमें से एक जो तो दो प्रतिरोध हैं, ठीक है, और वो यहाँ की श्रेणी क्रम में आपस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में, ठीक है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो है तो आगे एक इसी संयोजन में श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है 22 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सही से बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो इधर पर क्या है 22 ओम का है, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं आपका 12 ओम का, और ये हो जाएगा आपका 24 ओम का, ठीक है, क्योंकि पैरेलल जोड़े हैं। क्लियर है। तो आपसे देखो आप क्या बोला जा रहा है, ये 24 जो है तो कितनी है 12 वोल्ट की बैटरी है। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। आप क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है आपका, क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आपको इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो आपको निकालना है, क्लियर है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इनका जो समांतर श्रेणी में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। तो 1/r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/24, क्लियर है। तो यहाँ से जब आपका 1/r बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 24 अगर आप लेते हैं तो 2 + 1 यानी कि 3/24 यानी कि 1/8 आ जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इधर पर r क्या हो जाएगा आपका 8 ओम हो जाएगा। आप यहाँ पर 22 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा फाइनली 30 ओम, क्लियर है। यहाँ पर धारा का मान अगर आप निकाल लें तो आई बराबर क्या होता है आपका V/R। तो V की वैल्यू क्या है आपकी 12 वोल्ट है, और R की क्या है 30 ओम, ठीक है। यानी कि धारा क्या आ जाएगी आपका, अगर 6 से डिवाइड करें तो 2/5, तो
इतनी एम्पियर धारा आ गई, I बराबर आपकी 2/5 एम्पियर। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 24 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा यानी कि करंट प्रवाहित होगी, कितनी करंट होगी, तो यहाँ पर जब भी दोस्तों श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं ना, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो, श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं ना, तो जो धारा होगी ना, उन प्रतिरोधों के अनुपात के व्युत्क्रम में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनका अनुपात क्या हो रहा है, 1:2 हो रहा है, लेकिन जो धारा प्रवाहित होगी ना 2:1 में होगी, 2:1 में, यानी कि इस वाले प्रतिरोध में 2 प्रवाहित होगी, इस वाले में 1 ठीक है, 1 तो टोटल यानी कि कितनी रेशियो होना चाहिए, 3 तो 3 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 2/5 एम्पियर की। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 24 ओम प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, नहीं 1 होगी, तो 1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 का इस तरफ डिवाइड करेंगे तो 15 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि इधर धारा कितनी प्रवाहित हो जाएगी आपकी 2/15 एम्पियर। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ गए होंगे। और यहीं पर अगर दोस्तों श्रेणी क्रम में होता ना धारा, तो धारा दोस्तों श्रेणी क्रम में कितने भी प्रतिरोध जुड़े हों सभी में समान धारा प्रवाहित होती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक वस्तु 14,000 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, और 10% की छूट दी जाती है तो 5% का लाभ होता है, लागत मूल्य कितना है। अरे ये क्वेश्चन ही आसान है। ठीक है, अगर उसको 5% का लाभ हो रहा है ना, तो CP कॉस्ट प्राइस पर भी लाभ और हानि होता है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो SP देखो 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1/20 हो जाएगा, तो 20 अगर उसका CP है तो वो 1 का प्रॉफिट पर SP कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, तो यही 21 ही तो देखो यहाँ पर 14,000 में बेची जा रही है, यानी कि 21 ही तो रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 14,000 के। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 2,000। ठीक है, बटे, और इधर बचेगा आपका कितना, 3, 2,000 बटे 3। तो अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, लागत मूल्य, तो आपका 20 है, तो 20 में 1 की वैल्यू ये है, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 20 का, यानी कि आपको क्या होने वाला है, 40,000 बटे 3। ठीक है, 40,000 बटे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप देख लेना, तो आपका आंसर फ्रेंड्स यही आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत क्या हो सकती है वो भी बता देते हैं आपको अभी। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें कि क्या आंसर सर आया ही नहीं है, आप बढ़ गए आगे। आंसर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से गड़बड़ क्या है कि ये क्वेश्चन जो दिया है ना, जो 14,000 रुपये राशि दी हुई है ना, मेरे हिसाब से ये मार्क प्राइस दी हुई है। ठीक है, अंकित मूल्य दिया हुआ, तभी वह 10% की छूट दे रहा है। छूट तभी तो छूट का मतलब हुआ, नहीं तो छूट किस पे दी जाती है, छूट हमेशा मार्क प्राइस पे ही दी जाती है। अगर मार्क प्राइस ना दिया होता तो छूट का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस अगर ये है, तो यहाँ पर देखो 10% की छूट दी जाती है और 5% का लाभ होता है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जितने का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 105 हो जाएगा, बटे 10% की छूट जाती है, यानी कि 100 में से 10 की छूट दी जाएगी तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मार्क प्राइस देखो 105, इसको सबसे पहले 5 से और डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बटे 14, 14 हो जाएगा ना, 14 नहीं होगा, 18 होगा। ठीक है, और आप 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, इधर आपका 7 हो जाएगा, इधर आपका 6, कितनी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 7 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी, तो 7 1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2,000, तो आपको कॉस्ट प्राइस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 12,000। क्लियर है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 12,000 दिया होगा, देखो चाहे ऑप्शन में, ये देखो ऑप्शन नंबर चौथा 12,000 दिया है, यानी कि वह मार्क प्राइस ही माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि डैश वक्र एक ऐसा वक्र है जिसे किसी वृत्त या किसी बहुभुज, ठीक है, किसी वृत्त या किसी बहुभुज के खुले हुए किसी थ्रेड के मुक्त छोर से इस प्रकार खींचा जाता है कि थ्रेड हमेशा वृत्त या बहुभुज की भुजा पर संकुचित और स्पर्श रेखीय रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इवोल्यूट। ठीक है, इवोल्यूट, तो कोई यौगिक
इसके बारे में फ्रेंड समझेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अंतर्वलित, ठीक है, अंतर्वलित एक चक्र या बहुभुज से खुले हुए चूड़ी के मुक्त सिरे द्वारा खींचा गया एक वक्र है, इस तरह से कि चूड़ी हमेशा तंग और वृत्त या बहुभुज के किनारों के लिए स्पर्श रेखा होता है, और इस पर निर्भर करता है कि एक वृत्त या बहुभुज पर प्रतिकेंद्र का पता लगाया गया है। प्रतिकेंद्रज को चक्र का प्रतिकेंद्रज या बहुभुज का प्रतिकेंद्रक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई राशि 2500 एक साल में 4% ब्याज की दर पर कितनी होगी यदि ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका देखो टाइम आपका क्या है, 1 साल का है, रेट आपकी 4%, लेकिन यहाँ पर ब्याज क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक है यानी कि जो आपका यहाँ पर टाइम पीरियड 6 महीने का हो जाएगा, यानी कि 1 साल में 2 पीरियड बन जाएंगे, यानी कि टाइम आपका 2 ईयर मान लेंगे, ठीक है। 2 ईयर हो जाएगा, मान के चलते हैं, बाकी 1 ही ईयर रहेगा, लेकिन 2 स्लॉट बन जाएंगे, ठीक है। और जो रेट रहेगी 6 महीने की, देखो 12 महीने की 4%, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी 2%। तो आपको यहाँ पर इसका सिंपल सा क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 ईयर 2% पर जो है तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हो जाएगा, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 2 + 2 और प्लस क्या हो जाता है 2 × 2/100, इतने परसेंटेज हो जाता है। इधर 4.04% क्या हो जाएगा आपका CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपसे क्या पूछा गया है कि यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है, इतनी ब्याज दर कितनी होगी, यानी कि क्या बोला है कितनी होगी, यानी कि उसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्राप्त होगा और पहली राशि कितनी थी उनका योग ही पूछा गया कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि आपको कितना निकालना है, इसका 104.04% निकालना है, ठीक है, यानी कि 100% वह राशि हो जाएगी और 4.04% क्या हो जाएगा उसका CI हो जाएगा। तो इतना निकालना है 2500 का, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, देखो कुछ नहीं करना आपको, 104.04 है ना, और मल्टीप्लाई में आपका नीचे 100 आएगा, तो इधर आपका देखो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 को कैसे लिख सकते हैं 100/4, और जो ये परसेंटेज है इसको ये 2 जीरो का उससे काट दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, 0 और 4 एकम 4, ठीक है। अब 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इस 100 से 2 जो दशमलव हट जाएगा, 2601 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर बोला जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इन्हें दोस्तों क्या गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड हैं, और इन्हें दोस्तों 1913 में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, देखो 1913 को लिटरेचर के एरिया क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को, उसके बाद CV रमन को फिजिक्स में 1930 में, उसके बाद हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968, और मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला था 1979 में, ठीक है। और फ्रेंड्स मदर टेरेसा जी को 1980 में, इसके जस्ट बाद 1 साल बाद भारत रत्न से भी नवाजा गया था, ठीक है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में 1983, और अमृत सेन इकोनॉमी 1998, और यहाँ पर वेंकट रमन को केमिस्ट्री में दोस्तों 1909 में, और लास्ट कैलाश सत्यार्थी पीस में 2014 में मिला था। इनके मलाला यूसुफजई को भी इनके साथ में मिला था, ठीक है, पाकिस्तान की। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माउंट किलिमंजारो, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। तो हम सारे जितने भी महाद्वीप होते हैं उनके सभी के बता देते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट कहाँ का है, एशिया का सबसे ऊंचा, माउंट एल्ब्रुस कहाँ का, यूरोप का है, और माउंट कोजियोस्को वो कहाँ का है आपका, ये ओशियाना का, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका, ठीक है। बाकी आपका देखो अटलांटिका का देखेंगे तो विंस ऑफ मैसिफ है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की देखें तो ये आपकी क्या है ओकोंजुआ, ठीक है, अकोंगुआ, और नॉर्थ अमेरिका की क्या है आपकी डिनाली, माउंट डिनाली, ठीक है। तो ये सारे याद रखना। अगला क्वेश्चन
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF, ठीक है। WWF का जो है तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे छोटे, ठीक है, छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है, तो जिप कहते हैं, ठीक है। तो कई अगर फाइलें हैं आपके पास तो उन फाइलों को संपीड़ित करके छोटे रूप में संग्रहित करना क्या कहलाता है, जिप कहलाता है, ठीक है। तो जिप एक प्रकार का संग्रह फाइल स्वरूप है और यह दोष रहित डेटा संपीड़न अर्थात संपीड़न डेटा के मूल डेटा का सही पुनर्निर्माण का समर्थन करता है। एक जिप फाइल में एक से अधिक संपीड़ित फाइल या निर्देशिका भी होते हैं, ठीक है। अगला, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है, ठीक है, तो ऊष्मा मुक्त होती है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो जब भी दोस्तों अभिकारकों के बीच में आपस में क्रिया होती है तो क्या अगर ऊष्मा वहाँ पर मुक्त हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया या प्रतिक्रियाएं होती हैं जो ऊर्जा जारी करती हैं, ठीक है। ये आप ध्यान देना, ये आमतौर पर गर्मी या प्रकाश के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, कई बार देखो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आ रहा है, ठीक है। और R यहाँ पर सेम है तो इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल r त्रिज्या को। तो यहाँ पर आप आपसे क्या बोला गया है कि उसी सामग्री यानी कि उसका जो रो होगा ना, प्रतिरोधकता होगा, वह किस पदार्थ की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर उसी सामग्री का ले रहे हैं कि रो आपका चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो बनी उसी सामग्री से बनी दोगुनी लंबाई और 1/4 त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा, देखो देखो जो आपका प्रतिरोध होता है ना, तो क्या होता है, रो इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि πr² के बराबर होता है, ठीक है, बटे में। तो यहाँ पर आपका जो रो तो आपका कॉमन ही है, ठीक है, सेम ही रहेगा क्योंकि उसी धातु का है। तो लेंथ आपकी क्या हो रही है, दुगनी हो रही है, ठीक है। तो अगर 2L हो जाएगा बटे आपकी त्रिज्या क्या हो रही है, 1/4 यानी कि पाई 1/4 हो रही है कि r² बटे उसका त्रिज्या 1/4 का भी दो वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो 16 ऊपर पहुंच जाएगा ये, तो आपका जो r' नया निकलेगा ना वो क्या हो जाएगा, देखो 32 और रो, ठीक है, इंटू L अपॉन πr², ठीक है। तो आपको कितना अधिकार है, ये इसकी वैल्यू r रख सकते हैं, तो 32 r आ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली आप कर सकते, देखो जैसे जो लंबाई को दोगुना कर रहा है ना तो ऊपर 2 करें, और जो इसको 1/4 कर रहा है त्रिज्या को, तो आप दिमाग में रखें कि त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो उसका अगर 1/4 करेंगे यानी कि 1/4 का चौथाई होगा, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 1/16, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा तो डायरेक्टली 32 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करें। अगला, प्रतिलिपि अनुपात यानी कि डुप्लीकेट अनुपात, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब भी किसी अनुपात का डुप्लीकेट अनुपात पूछे तो डायरेक्टली आप उसका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करने पर ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, केवल कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो इन जो प्लस प्लस वाले हैं सभी को जोड़ लें और इसको इस साइड ले आएंगे तो ये भी प्लस का हो जाता है, इसको भी जोड़ लें, बाकी अगर जोड़ लें सबको और इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो करना ही पड़ेगा आपको कैलकुलेशन, हमने थोड़ी बताएंगे, ठीक है, जोड़ घटाना थोड़ी हम बताने बैठे इधर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ की खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, गोल्डस्टीन साहब ने, ठीक है। और नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड ने केवल नामकरण किया था, खोज इसकी गोल्डस्टीन जी ने की थी। और जीवाणु के बारे में एंटोनी ल्यूहोन वाक, ठीक है, ये भी याद रखना, क्या नाम उनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक। और जो आपके एक्सरे के हैं वो विलियम रोंटेजन, ठीक है, तो विलियम रोंटेजन एक्सरे के हैं, ये सभी नाम याद रखना। अगला यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या है, ए बी, ठीक है, त्रिभुज ABC एक समकोण है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ABC ये हम ले लेते हैं, जिसमें C आपका क्या है 30 डिग्री का है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री ले लेते हैं, और B आपका कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो आपसे बोला जाएगा कि सेक B की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सेक बीटा की अगर देखो यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा भुजाओं का, 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 हो जाएगा,
तो 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक बी का वैल्यू पूछा गया है, तो सेक बी का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कि सेक बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, सेक कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है। ठीक है, तो आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक दोस्तों कहाँ पर है, आपको देख सकते हैं कठोर रबर में। ठीक है, सबसे पहले आयतन विस्तार गुणांक को देखें तो वो क्या कहलाता है कि जब भी किसी पदार्थ के टेम्परेचर में, ठीक है, एक इकाई 1 डिग्री सेल्सियस का हम वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो उसके आयतन में जितना परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, आयतन विस्तार गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका होगा आयतन विस्तार अधिकतम, तो कठोर रबर का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है फ्रेंड्स आपसे कि बिंदु ए बी सी रेखा, ठीक है, तो कोई लाइन ले लेते हैं कि ये बी सी रेखा को, जो ए है, ए क्या है, ए इधर ले लेते हैं, क्या करता है कि 2:1 में भेद करता है, यानी कि 2:1 में, 2:1 में। ठीक है, तो यहाँ पर बी के ठीक है, बी के सह निर्देश कितने हैं, बी के कितने निर्देशांक है, 3 और माइनस का 4, तो इसी तरह सी के आपके 0 और 5। आपको ए के बताना है एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एम। ठीक है, एम जो अनुपात है ना वो एम अनुपात एन है। ठीक है, ये मान के चलते हैं अपन, तो एम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 बटे आपका क्या हो जाएगा m1 प्लस m प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, m की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू x2 की मान क्या है 0 है, यानी कि 0 हो जाएगा। n की वैल्यू आपकी 1 है क्योंकि 1 अनुपात ये वाला। ठीक है, और x1 की वैल्यू आपकी 3 है, तो क्या हो जाएगा इधर, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और बचेगा आपका क्या 1 × 3 यानी कि 3 की वैल्यू, आपको ऊपर 3 बचेगा, नीचे m प्लस एन 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/3 यानी कि आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 1 केवल कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहले में, y की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। भारतीय संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी, तो ये आपसे बोला गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो संविधान सभा है उसने संविधान को कब अपनाया था, तो वह आंसर हो जाएगा 29 नवंबर 1949। ठीक है, ये याद रखना। अगला अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 प्रतिरोध 9 ओम और x ओम को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो इस समांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध 3 ओम प्राप्त होता है। तो जो अज्ञात आपका x ओम है उसको क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जा रहा है और आपका, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगने वाला है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना निकला था 3 ओम, तो इस तरह एक आर की वैल्यू रख देंगे 3 बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 1/3 माइनस 1/9 माइनस 1/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से आप 9 एल्सियम ले लें, तो इधर आपका 3 -1 -1 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऊपर आपका 3 - 2 यानी कि 1 - 2। ठीक है, 1 - 9 हो जाएगा। ठीक, 1/9 बराबर 1/x, यानी कि x की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि देखो एक खाली पुल को भरने के लिए 2 नल क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट लेते हैं। ठीक है, तो पहला नल हम मान लेते हैं ए है, वह 10 मिनट में लेता है, और दूसरा नल बी है, वह कितना लेता है 15 मिनट। तो हम जो है तो पुल की क्षमता क्या मान लेते हैं, एलसीएम इसका 30। ठीक है, तो इधर ए की क्षमता आ जाएगी 3, बी की आ जाएगी 2। बोला जा रहा है कि पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था। ठीक है, तो 4 मिनट के लिए खुला था, यानी कि 3 की इफिशियंसी है, और 4 मिनट में कितना भर देगा, वो कितना भर देगा 4 3 12। ठीक है, 3 × 4, तो 12 यहाँ पर भर चुका होगा, यानी कि अब बचा हुआ कितना 18। तो अब बचा हुआ जो है उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है ए को, और पुल भरने के लिए दूसरे नल को कितना समय लगेगा, तो दूसरा नल की क्षमता 2 है
और टोटल 18 यूनिट उसको भरना है, तो 2 की एफिशिएंसी से कितना मिनट लग जाएगा, 9 मिनट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोने का सापेक्ष घनत्व कितना है, इतना है, ठीक है, और इसका SI इकाई में इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स मालूम होगा कि जो आपका देखो सोने का सापेक्ष घनत्व कितना है आपका 19.3, यानी कि देखो जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होती है आपकी गोल्ड की डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मतलब कि जो जिसकी डेंसिटी हमें पर जिसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसकी डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, यानी कि आपका आंसर यहाँ से क्या बोल, इसका घनत्व डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी आपको निकालना है गोल्ड की। क्लियर है। और आपका रिलेटिव डेंसिटी कितना है 19.3 बराबर आपका डेंसिटी ऑफ गोल्ड को निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी अगर डेंसिटी लेते हैं तो किसके, वाटर के सापेक्ष में ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इधर इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड, मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ गोल्ड हो जाएगी। यही तो आप, यही तो पूछा गया था कि इसका घनत्व तो निकाल ली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज RST क्या है, समान है, ठीक है, यानी कि समरूप है। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज RST क्या है, आपस में समरूप है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज SRT की ऊंचाई का अनुपात क्या है, 1:5, ठीक है, यानी कि ऊंचाई का अनुपात क्या है, इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या है 1:5, 1:4, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका RS यानी कि देखो RS आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या AB, ठीक है, AB मान लेते हैं X है। तो देखो इधर आपका अगर ABC की ऊंचाई का अनुपात लिया था एक, तो इधर आपका जो बराबर में आएगा AB आएगा, ठीक है, बटे उसकी संगत भुजा RS। तो RS क्या दी हुई है आपकी 4, S की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, क्या आ जाएगी, ठीक है। तो AB की लंबाई क्या आ जाएगी आपकी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, X बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात अगर ये है, ठीक है, तो आपका ठीक है, ठीक है, एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, यानी कि I डैश समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित अंतर यानी कि B के सीधे समानुपाती, यानी कि सीधे यहाँ पर ओम का नियम बोला गया है, ठीक है। तो B समानुपाती क्या होता है, I होता है ना, तो यहाँ पर क्या समान होगा, अगर तापमान समान होगा, ठीक है, टेम्परेचर समान होगा, यहाँ पर तापमान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि देखो UVWX एक गोल टेबल में चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, तो गोल टेबल हम बना लेते हैं। और यहाँ पर देखो 4 लोग हैं बैठे हुए हैं, तो 4 लोगों को यहाँ पर 1 2 3 4 ले लेते हैं। और VX के बगल में तो इसको नहीं अभी लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन किसके दाएं बाएं बैठा है। और WB के सामने बैठा है, यानी कि इसको तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, WB के सामने, W अगर इधर लेते हैं तो B इधर लेंगे। और VX के बगल में है, अभी भी नहीं ले सकते, U W के दाईं ओर है, जो U है W की दाईं ओर है, W का दायां देखो, जब भी कोई आपसे बोले ना क्वेश्चन में कि वह अंदर की ओर मुख करके बैठे या फिर बाहर की, तो आप हमेशा अंदर की ओर ही मानना, ठीक है। तो अगर W का दायां क्या हो जाएगा, इस साइड, ठीक है, तो U जो है W के दाईं ओर बैठा, यानी कि इधर U बैठ जाएगा। और तो यहाँ पर बचा हुआ क्या आपका X इधर आ जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि कौन सा कथन झूठा है, तो आपका कौन सा झूठा हो जाएगा, X B के बाईं ओर है, X जो है B के बाईं ओर नहीं है, दाईं ओर है, क्योंकि B का ये क्या हो जाएगा दाहिना, ये
बायां, ठीक है। तो दाईं ओर है एक्स, ना कि बाईं ओर, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी आपके सही होंगे। रॉन्ग हो गया यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो बयान के बाद नीचे दिया गया प्रश्न पढ़ें, ठीक है, और जानकारी के आधार पर लागू होने वाले विकल्प का चयन करने की पर्याप्तता चेक करने वाला क्वेश्चन है। प्रश्न है कि खेल में ए ने कितने अंक कमाए थे। तो कितने अंक कमाए थे आपको बताना है, ए ने कितने खेल में अंक कमाए थे। ए 6 बार जीतता है और 12 बार हारता है, ठीक है। तो उसके देखो वो विन कितने हैं, वो विन कितनी बार है, 6 बार, और लॉस लॉस उसको कितनी बार हुआ है, 12 टाइम, ठीक है, 12 बार। और बोला जा रहा है दूसरा, हर खेल में 5 अंकों का नुकसान होता है। तो हर खेल में 5 अंकों का नुकसान होता है यानी कि उसको लॉस कितना हो जाएगा, 60 अंक का। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि खेल में ए ने कितने अंक कमाए, ना कि गंवाए। गंवा तो वह रहा 60, लेकिन कितने कमा रहा है, कमाने के तो हमें अंक दिया ही नहीं है कितने, कि एक खेल में अगर जीतने के कितने मिल रहा है। यहाँ पर नुकसान के बोल रहा है, ठीक है, 5 अंकों का नुकसान होता है हर खेल में। तो हम दोनों कथनों का उपयोग करके यहाँ पर आंसर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न के उत्तर के लिए ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, ठीक है। आप क्या मान सकते हैं, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 3, ठीक है, क्योंकि 8 3 24 इधर हो रहा है। ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का हो जाएगा 64 प्लस 9, यानी कि आपका आंसर 76 हो जाएगा। 76 नहीं, 73, ठीक है। बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर करके, तो उधर 25 हो जाएगा। अब इसको जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है, बराबर इसको उस साइड भेज देंगे। तो 25 प्लस 2 इंटू ए बी का मान क्या है, 48, ठीक है, 24 है तो ए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, इसका मान भी 73 आएगा, चाहे जैसे कर लें, ठीक है। अगला कि डॉक्टर ने कथन बयान और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, बयान ये है कि डॉक्टर ने अपना शुल्क दोगुना कर दिया। पहला बयान क्या बोला जा रहा है कि उसका राजस्व दोगुना हो गया है, लेकिन रोगियों की संख्या समान बनी है। तो बनी रही, तो ये तो फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर ने यदि अपना शुल्क क्या कर रही है, दोगुना कर लिया है, तो उसका राजस्व क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है ना। यानी कि क्या है, जो रोगियों की संख्या समान बनी हुई है, समान बनी होगी ना, देखो, अरे समझ लो ना, क्या समझ रहे हो ना, कि शुल्क दोगुनी कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं पहले एक्स लोग आ रहे थे और शुल्क उसकी क्या थी, वाई थी, तो यानी कि उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसका जो राजस्व क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, यानी कि 2y(x) का उसको यहाँ पर क्या हो रहा है, राजस्व उससे क्या मिल रहा है। तो और वह क्या कर रहा था, उसकी शुल्क को दोगुना कर रहा था, ठीक है। यानी कि 2y तो यही हो गया ना, 2y का मल्टीप्लाई, यानी कि जो पहले व्यक्ति आ रहे थे उतने ही व्यक्ति अभी भी आ रहे थे। तो यहाँ पर जैसे x आ रहे थे, ठीक है, तो पहले जो व्यक्ति आ रहे थे वही आ रहे थे, समान संख्या बनी, यानी कि ये भी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद उसका राजस्व कम हुआ, तो रोगियों की संख्या आधे से भी ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। यानी कि अगर उसका राजस्व कम होता है ना फ्रेंड्स, वह अपना शुल्क दोगुना कर रहा है, और उसका राजस्व अगर कम होता है, यानी कि जो रोगियों की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों अनुसरण करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, फिर दिमाग लगेगा इसमें, इसको आप करिएगा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, करिएगा आप। अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ पर है, तो मक्का में, ठीक है। अगला, एक बाल्टी को भरने के लिए समान रूप से 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, यानी कि एक बाल्टी को भरने के लिए ए जो है तो 4 मिनट का समय लेता है, हम मान लेते हैं। उसके बाद बाल्टी में छेद होने के कारण उसे 6 मिनट लग जाते हैं। तो बाल्टी पर कोई छेद मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो ए और बी अगर मिलकर भरते हैं तो कितना टाइम लग रहा है, बी 6 मिनट का, ठीक है। तो क्षमता मान लेते हैं 12 यूनिट है, तो ए की क्षमता आ जाएगी, ए की बाल्टी की क्षमता हमने 12 यूनिट मानी, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी 3, और ए और बी की दोनों की क्षमता मिलाकर क्या हो जाएगी 2। देखो ए की क्षमता अकेले की 3 है, लेकिन ए और बी की क्षमता 2 आ रही, क्यों, क्योंकि जो बी है वो क्या है, छेद है, तो इससे पानी निकलेगा, किसकी इफिशिएंसी, माइनस के 1 की इफिशिएंसी, ठीक है। तभी तो ए और बी का मान क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि तो पूरी बाल्टी को कितने समय में खाली करेगा, कौन, छेद। छेद की क्षमता क्या है, बी माइनस के, यानी कि एक की इफिशियंसी से 12 मिनट कितने मिनट में खाली कर देगा, 12 मिनट में। अगला आसान क्वेश्चन,
बोला जा रहा है कि कोई टाई बो नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, कोई भी टाई बो नहीं है, तो टाई को टी या बॉय बो को बी मानते हैं। सभी बो रेशम है, तो सभी बो किसके अंदर आ जाएंगे, रेशम आर के अंदर, ठीक है। तो कुछ टॉय रेशम है, तो कुछ टॉय रेशम है, बिल्कुल नहीं है। कुछ रेशम बो है, तो कुछ रेशम, देखो पूरा रेशम है, रेशम का ये वाला पार्ट बो के अंदर ही तो है, यानी कि ये आपका राइट हो जाए, तो केवल दूसरा अनुसरण करेगा। अगला, उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी भी प्रोग्राम में डाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। तो वायरस दोस्तों ऐसा एक प्रोग्रामिंग कोड है जो किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सेकेंड क्लास का लीवर है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो जो सेकेंड क्लास का लीवर होता है ना फ्रेंड्स, उसको समझिए। सेकेंड क्लास का लीवर जो होता है आपका ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका बीच में क्या होता है, आपका लोड होता है, ठीक है। इधर आपका लोड होता है, ठीक है। और आपका इधर आपका क्या होता है, लोड हो गया, इधर आपका क्या हो जाएगा, फलक्रम मान लेते हैं, ठीक है। ये फलक्रम एफ, और इधर आप मान लेते हैं इफर्ट, ठीक है, इफर्ट। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि लोड, और जो लोड है ना प्रयत्न और आधार के बीच रहता है, यानी कि फलक्रम के बीच रहता है, ठीक है। तो लोड दोस्तों हमेशा बीच में ही रहेगा, तभी वह सेकंड क्लास का लीवर कहलाएगा। तो ये तो 100% राइट है, तो राइट ही रहेगा, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, एक्स के पास 40 सिक्के थे, जिसमें से 1/2 भारतीय सिक्के और 1/6 अमेरिकी सिक्के थे। उसके पास अन्य सिक्के कितने थे, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं टोटल 6 कॉइन है, ठीक है, जिसमें से कितने हैं, 2, 1/2 भारतीय यानी कि इंडियन हो जाएंगे, कितने, 3, एक 6 का 1/2 3 हो जाएगा। बाकी आपके 1/6 कितने हैं, अमेरिकन यानी कि यूएसए के कितने हैं, 1/6 यानी कि केवल एक। तो बचे कि देखो 3 और 1 4 हो गए, तो बचे बाकी अन्य जो सिक्के होंगे, अदर कॉइन होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 2 का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, देखो 6 रेशियो के बराबर क्या है आपका 60 है, 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20। अगला, सभी मोम क्रेयन है, तो सभी मोम क्रेयन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले। सभी मोम किसके अंदर आ जाएंगे, क्रेयन के अंदर। और कुछ मोम पोस्टल हैं, तो कुछ मोम किसके अंदर आ जाएंगे, पोस्टल के अंदर। और तो यहाँ से कैसे इसको देख सकते हैं, कुछ पेस्टल क्रेयन है, तो बिल्कुल कुछ पेस्टल क्रेयन है, पेस्टल का ये वाला पार्ट क्रेयन के अंदर ही तो है, कटा हुआ है एक दूसरे में। सभी क्रेयन पेस्टल हैं, गलत। कोई क्रेयन पेस्टल नहीं है, ये भी गलत, तो केवल पहला ही अनुसरण करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्लास ए का लीवर नहीं है, ठीक है। तो क्लास ए के लीवर के उदाहरण अगर आप देखें, तो सीसा दोस्तों क्या है, क्लास ए का है। कैंची आपकी क्लास ए की है, क्योंकि इन सभी में जो फलक्रम होता है वो मिडिल में रहता है, ठीक है। अगर लोड अगर मिडिल में रहता है तो सेकंड क्लास का हो जाता है, इफर्ट मिडिल में रहता है तो थर्ड क्लास का हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तो फर्स्ट क्लास के हैं। आपका जो फ्लायर है ना, फ्लायर कैसा होता है, फ्लायर ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है। इधर आपका फलक्रम रहता है, तो बीच में फलक्रम रहता है, इधर आपका लोड इफ है, आपका इफर्ट, बीच में अगर फलक्रम आ रहा है तो वो भी क्या हुआ है, फर्स्ट क्लास का लीवर। लेकिन जो सरौता होता है, नट क्रैकर होता है, वो कैसा होता है आपका, इस तरह से होता है ना, इस तरह से नट क्रैकर होता है आपका, ठीक है। इधर आप क्या रखते हैं, नट रखते हैं, ठीक है, सुपारी वगैरह, तो आपका क्या वो कट आ जाता है, तो लोड आपका बीच में रहता है। तो लोड बीच में किस में रहता है, सेकंड क्लास के लीवर में, यानी कि आपका ये फर्स्ट क्लास का लीवर नहीं रहेगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। अगला, ये क्वेश्चन वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रख लेना, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम, एड्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल एड्स डे, HIV, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाते हैं, ये याद रखना। और ये कब स्टार्ट हुआ था मनाना, 1988 से, ठीक है। अगला, यहाँ पर आकृति आपको अलग चुनना है, तो फ्रेंड्स इस तरह की जब भी आकृतियाँ आए ना, आपको हमेशा आप क्या करें कि जो अंदर आपका जो भी सिस्टम दिया हुआ, जो भी चीज़ें, उनकी काउंटिंग करें, ठीक है। काउंटिंग से कंपेयर करके आंसर पा सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
कोई वस्तु 100 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चल रही है 1 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। उसकी स्पीड क्या है, 100 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड आपको क्या निकालना है, उसकी दूरी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो टाइम का मल्टीप्लाई यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लिख देंगे, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6000 मीटर। यानी कि इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करना होगा, तो 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि थर्ड क्लास के लीवर, ठीक है, थर्ड क्लास के लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कथन राइट है। थर्ड क्लास का लीवर क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपका क्या हो, एफर्ट बीच में हो, ठीक है। एफर्ट बीच में, अगर आपका मिडिल में आपका अगर एफर्ट है तो वह क्या कहलाएगा, थर्ड क्लास का लीवर कहलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रयत्न है लोड और आधार के बीच, यही आपका राइट हो जाएगा। प्रयत्न यानी कि एफर्ट आपका लोड और आधार यानी कि फलक्रम के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पर वेन आरेख जो है तो सेब, फल और खाने के बीच सही संबंध। तो देखो खाने वाला इधर आ जाएगा खाद्य पदार्थ, उसके अंदर क्या आ जाएगा, फल आ जाएगा, अब फल के अंदर क्या आ जाएगा, सेब आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। किसी व्यक्ति का वास्तविक भार उसके डैश के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो वेट बराबर क्या होता है आपका, W बराबर मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो आपका वेट होता है ना, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण ही, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला, इस तरह की जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्टली वहीं पे जाएं, क्योंकि आपको सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। जो क्वेश्चन पूछे केवल वही आपको देखना होगा। अक्षरों का कौन सा गट है, गट उन अमेरिकी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अविवाहित है, ठीक है। तो देखो अमेरिकी लोग का कहाँ पर कौन है, अमेरिकी के कौन प्रतिनिधित्व है, तो अविवाहित। तो देखो सर्कल वाला, तो सर्कल वाला यानी कि ये वाला आप लेंगे, और सर्कल है, और उसके बाद अमेरिकी, अमेरिकी आयत यानी कि ये वाला। मेन में से कौन से कॉमन है, JHI कॉमन है, तो यानी कि आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब कितना आसान क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत कितनी है, 100 रुपये, 10% की छूट पर खरीदी गई, यानी कि अगर उसकी मार्क प्राइस कितनी थी, 100 रुपये, 10% की छूट पर खरीदी जाती है, यानी कि कितने पे खरीदी जाएगी, 90 रुपये में, ठीक है। यानी कि उसका CP क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और 25% का लाभ, देखो 90 आप ये ना समझना कि सर 10% की छूट पर खरीदी गई, तो ये छूट अगर देते हैं मार्केट प्राइस पर तो सेलिंग प्राइस ही आता है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस नहीं होगा, जो दुकानदार जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन वह खरीद रहा है, ठीक है, 10% की छूट पर, तो 90 जो होगा वह क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। इसके बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 यानी कि 5/4 करना होगा, ठीक है। डायरेक्टली 4 से 5 होगा ना, तो 5/4 का मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही लाजवाब है, देखो समझिएगा। बोला जा रहा है कि m द्रव्यमान वाले किसी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर h हाइट पर है कोई बॉल, और उसे क्या किया जाता है कि h हाइट से गिराया जाता है। तो h को हम समझने के लिए, आपके समझाने के लिए क्या मान लेते हैं, h है आपका 6 जैसे मान लेते हैं, क्योंकि इधर 3 है, ताकि 3 से हम इसको काट सकें 6 को, ठीक है। तो इसकी हम लेंथ मान लेते हैं 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऊंचाई, तो यहाँ पर देखो इसकी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg, यानी कि 6 इंटू m/g, ठीक है। यानी कि आपका 60 मास 60 m हो जाएगा, ठीक है, 60 इंटू m। तो यहाँ पर आपसे क्या, आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका h/3 हाइट पर, ठीक है। तो h/3 यानी कि नीचे से 2 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि जब 6 का 1/3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर। तो यानी कि 2 मीटर यहाँ पर, यानी कि इधर आपकी इधर से 2 मीटर की ऊंचाई पर बोला जा रहा है कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी और जो आपकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 है, यानी कि इधर से इधर
इधर इस पॉइंट पर जब बॉल आएगी, इधर पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2 × m × 10, यानी कि आपको कितना हो जाएगा 20 × मास। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा फ्रेंड्स कि जो आपका यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बन रही थी ना, वो टोटल क्या बन रही थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बन रही थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वस्तु क्या थी, विराम अवस्था में थी। ठीक है, 6 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 थी। ठीक है, इसलिए ये जो मैकेनिकल एनर्जी थी केवल इतनी ही हो जाएगी। ठीक है, 60 × m। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब यहाँ पर आ जाएगी तो इसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है 20 मीटर, तो आपका जो देखो, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर आपका हमेशा बराबर ही रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 × m के, जिसमें से आपका क्या है कि 20 m का आपका पोटेंशियल एनर्जी है, तो बचेगा आपका प्लस काइनेटिक एनर्जी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका 40 × m। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इधर से इधर तक के बीच में दूरी, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, किसी भी पॉइंट पर आप लेंगे तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा हमेशा समान रहेगी। ठीक है, इसलिए इस तरह हमने किया, तो यहाँ पर ये 40 × m रहेगी। तो यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं आप सीधे, तो अनुपात आप निकालेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ओके, ठीक है ना, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 × m बटे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 40 × m। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ना कि 1/3। मेरे हिसाब से 1/2 ही राइट आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं, राइट आंसर यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना, यही होगी ना, हाँ यही होगी। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5, 6, 8, 10 से विभाजित की जाती है, और ऐसी कम से कम सबसे कम संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर वह हमेशा 2 शेष देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कैसे, इसका सभी का एलसीएम ले लें, तो 5 × 6 आपने 2 ले लिया है तो बचेगा 4 इधर। ठीक है, और 5 भी आपने ले, तो 6 × 5 = 30, जो कोई 120 आ रहा है आपका एलसीएम। और प्रत्येक स्थिति में अगर 2 शेष बच रहा है, यानी कि आपको क्या लेना होगा, +2 ऐड करके लेना होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको तो नहीं बताने वाले, स्वयं करिएगा आप। ठीक है, इसको भी नहीं बताने वाले, स्वयं करिएगा, कई बार बता चुके हैं पिछली शिफ्टों में। अगर आप देख नहीं रहे हैं पिछले शिफ्टों के, तो भाई हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो पूरे वीडियो से देखना। नहीं अगर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डली हुई है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए और पीडीएफ सारी पढ़िए। ठीक है, सारे सोल्यूशन के साथ पीडीएफ डली हुई है। ठीक है, इसको भी करिएगा। इसको हम कराते हैं। बोला गया है कि 10 सेकंड की अवधि के लिए किसी तार में स्थिर धारा 0.2 एम्पियर है, तो इस समय अंतराल में तार में से प्रवाहित होने वाले कुल आवेश। ठीक है, तो जो आपका आई होता है ना फ्रेंड्स, धारा होती है, वह क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, आई का मान 0.2 है, बराबर आपका आवेश निकालना है, बटे टाइम कितना है आपका 10 सेकंड। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0.2 × 10, यानी कि क्यू बराबर आपका 2.0 कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा। अगला, और एक फॉर्मूला और याद रखना कि V बराबर क्या होता है आपका वर्क अपॉन कूलम्ब। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है। जो विभवांतर होता है ना फ्रेंड्स, कि दो सिरों के बीच जब आप कोई इकाई आवेश का, ठीक है, इकाई आवेश का जो है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो जो कार्य किया जाता है वह विभवांतर कहलाता है। अगर इसमें से कुछ नहीं करना आपको, क्या किया कि क्या किया कि +0.6 किया। ठीक है, +0.6 +0.6 +0.6 करेंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। मछली पकड़ने वाली नाव जो है 9 किलोमीटर दक्षिण में जाती है, तो 9 किलोमीटर दक्षिण में जा रही है, यानी कि इधर चलेगी, उसके बाद यहाँ से आ जाएगी, तो यह पूर्व की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है इधर। फिर क्या होता है कि
उत्तर की ओर मुड़ती है 9 किलोमीटर चलती है, तो उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलती है। और फिर अपनी दाईं ओर मुड़ती है 12 किलोमीटर चलती है, तो दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलती है। तो प्रारंभिक स्थिति के संबंध में नाव अब कहाँ पर है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति ये थी और अंत में ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो ये और ये डिस्टेंस अगर सेम है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आपकी रहेगी ना, ये क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि आयत बन जा रहा है इधर पर, आमने सामने की बजाय समान हो जाएगी। तो 8 और 12 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 किलोमीटर। और 20 किलोमीटर किस साइड हो जाएगी, पहले की स्थिति में पूर्व की साइड। अगला, किसी समान द्वादश फलक में 12 समरूप पंचभुजीय फलक होते हैं। ये केवल आपको याद रखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि जो आपके जो समान द्वादश फलक हैं, तो उनमें कितने 12 समरूप होते हैं, तो पंचभुजीय, ठीक है, फलक। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, तो इसका औसत वेग कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर वेग में परिवर्तन की दर क्या है, नियत है फ्रेंड्स ना, तो जो इसका औसत वेग क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपका v1 प्लस v2 बटे 2 के, ठीक है, ये हो जाएगा। तो प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा हो जाएगा। अगला, यहाँ पर आपको देखना है कि न्यूनतम लाइनों की कितनी, इस आकृति में कितनी न्यूनतम लाइनों की आवश्यकता होगी, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, वर्टिकल वाली गिन लेते हैं, ठीक है। तो 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, ठीक है, ये हो गई 3, और ये 4, ठीक है। अब क्या गिनते हैं, इस तरफ वाली गिनते हैं, ये 5 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली 6 हो जाएगी, ठीक है, 6। उसके बाद ये आपकी हो जाएगी 7, ये हो जाएगी आपकी 8, ये हो जाएगी आपकी 9, ये हो जाएगी आपकी 10, ये हो जाएगी आपकी 11, और ये हो जाएगी आपकी 12। तो टोटल 12 इसमें न्यूनतम लाइनों की आवश्यकता होगी। अगला, देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले चैप्टर में कई बार कराए हैं, ठीक है, तो इसको आप करने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अगला, ये भी कुछ नहीं है, देखो आपको केवल प्रत्येक ऑप्शन को चेक करके क्या करना है कि चिन्हों को बदलना है आपस में। अगला, देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि 15 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार का आंतरिक तापमान कितना आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस, और बाह्य तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका दीवार के प्रति वर्ग मीटर में ऊष्मा में कमी की दर कितनी है। यदि ऊष्मा चालकता आपकी क्या है, 0.18 जूल पर SM के, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो ऊष्मा प्रवाही की दर होगी ना फ्रेंड्स, तो ऊष्मा प्रवाही की दर Q बराबर आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना, ऊष्मा में कमी की दर, ठीक है। तो ऊष्मा में कमी की दर या प्रवाही की दर एक ही है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आपका K इंटू एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और मल्टीप्लाई आपका टेम्परेचर में जो अंतर, तापांतर, बटे उसकी मोटाई, ठीक है, मोटाई मान लेते हैं उसकी थिकनेस, ठीक है, तो TH ले लेते हैं। यहाँ पर आपका सिंपल सा आप मान रख देते हो, के का मान आपका 0 चालकता के है, ठीक है, विद्युत उसमें चालकता। और यहाँ पर एरिया क्या है, देखो दीवार प्रति वर्ग इकाई मीटर, यानी कि एक ही है, मल्टीप्लाई आपका तापांतर देखो कितना है 20 का, बटे आपका देखो क्या है 15 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करें, क्योंकि ऐसा यूनिट में चेंज करना होगा, तो 15 और बटे 100 होगा, तो ऊपर 100 को भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करें कि इस 100 से इस 2 अंक के बाद पॉइंट को हटा देते हैं, यानी कि 81 इंटू 20 बटे 15। तो 5 से इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा, इधर बचेगा 3, 3 से काट दें इसको 27 बार, ठीक है। तो 27 चौको कितना हो जाएगा आपका, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10 जूल पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ये राइट होगा, ये आपका रॉन्ग हुआ, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 108। तो आपको केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। तो आपका जो ऊष्मा की जो प्रवाह की दर होगी, या कमी की दर हो या वृद्धि की दर, वो क्या हो जाती है, चालकता मल्टीप्लाई जो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया हो, और मल्टीप्लाई में आपका तापांतर, बटे क्या हो जाता है उसकी मोटाई या फिर लंबाई, ठीक है।
अगला, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि विकल्पों के रूप में कुछ निर्देशकों, ठीक है, कुछ निष्कर्षों के बाद एक बयान दिया गया है, उस निष्कर्ष का चयन करें जो तार्किक रूप से बयान का अनुसरण करता है। ठीक है, तो बयान क्या है? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिए गए पोलियो के टीके बच्चों में पोलियो की समस्या कम करते। ठीक है, अगर बच्चों को पोलियो का टीका दिया जा रहा है तो पोलियो की समस्या को क्या करते हैं? कम करते हैं वो टीके। ठीक है, कम करते हैं, ये नहीं बोल रहा कि ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये इस पॉइंट पर ध्यान देना है आप। अब देखो, अब अगर इसका जो ऑप्शन राइट है उसको देखते हैं हम। देखो, कुछ बच्चों को पोलियो के टीके लगाने के बावजूद पोलियो होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है पोलियो, ना कि एकदम से ख़त्म हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि अगर बच्चों को, जिस बच्चे को पोलियो का टीका लगा दिया जा रहा है तो उसे नहीं हो रहा। अगर नहीं होता तो पोलियो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता। लेकिन वहाँ पर जो बयान है वहाँ पर सिंपल सा बोला गया है कि पोलियो का टीका जिन बच्चों पर लगाया जा रहा है तो वह पोलियो की उन पर समस्या क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, इसलिए ये आपका सही होगा। बाकी अगर आप ऑप्शन नंबर पहला पढ़ें तो यदि टीकाकरण की लागत, देखो यहाँ पर है, यदि टीकाकरण की लागत इलाज की लागत से अधिक है तो यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं, सेंस नहीं बनता। दूसरा देखें, जिन बच्चों को टीका लगाया गया उन्हें कभी भी पोलियो नहीं होगा, ये कैसे कह सकते हैं हम? कभी पोलियो नहीं होगा। ठीक है, कभी पोलियो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी, इसमें बयान में ऐसा थोड़ी बोला गया कि जो पोलियो की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अगर ख़त्म हो जाती तो जिन बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता कभी नहीं उनको होता, इसलिए ये राइट होता। लेकिन यहाँ पर तो वो बोल रहा था कम हो रही है, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और कुछ बच्चों को टीकाकरण के माध्यम से पोलियो हो सकता है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। देखो, तेल क्या है आपका? तरल है। तो गैस क्या है? हवा क्या है आपकी? गैस है। सिंपल। देखो, जो हमने पहले आपको फॉर्मूला बताया था, जो आपका विभवांतर होता है, ठीक है, वो इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो आपको क्या पूछा है? वही कार्य तो पूछ रहा है। तो वर्क बराबर आपका v इंटू क्यू हो जाएगा। v की वैल्यू आपकी 20, क्यू की वैल्यू आपकी 10, यानी कि 200 जूल आपका आंसर हो जाएगा। अगला, यहाँ पर विषम आपको बताना था। बॉल आपकी क्या है? बॉल, शतरंज, कॉम्पैक्ट डिस्क, ड्रम। ठीक है, तो ये तीनों क्या है? राउंड होते हैं, गोल होते हैं। ठीक है, लेकिन शतरंज जो होता है आपकी 4 भुजाओं का होता है। अगला, एक हवाई जहाज जो है तो किस स्पीड से 10 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है तो 5 सेकंड में कितनी वह फैसला तय करेगा, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस बराबर आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड को क्या सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 1080 मल्टीप्लाई 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 तो 18 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 पंचे 90, 18 छक्का 108। ठीक है, तो 6 पंचे 30, यानी कि 300, और पंचे 1500 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला, इसको करेंगे, कई बार कराया लेकिन कर लेते हैं। देखो, पी परसेंट क्यू, यानी कि ई बी का भाई, यानी कि आपका पी क्यू का भाई हो जाएगा। तो पी क्यू का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। उसके बाद एंड है, एंड का मतलब क्या है? ई एफ की बहन, यानी कि क्यू आर की बहन हो जाएगी। तो क्यू जो है तो आर की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। उसके बाद आपका डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या है आपका? ई एफ की बेटी, यानी कि आर जो होगी एस की बेटी होगी। तो आर जो है तो एस की बेटी होगी। तो अब क्या आपको पता करना है कि पी एस की बेटी है, तो जो पी एस की बेटी नहीं है, बेटा है, ये गलत हो जाएगा। पी एस का बेटा है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई निश्चित राशि पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। ठीक है, तो समान अवधि और समान दर से समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा आप देख रहे होंगे कि रेट आपकी क्या है? 10%, और टाइम 2 ईयर है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 420। ठीक है, सबसे पहले रेट कितना हो जाएगा? रेट आपका 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का टोटल रेट कितना हो जाएगा? 10 + 10 इंटू प्लस 10 इंटू 10/100 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से 21%, तो 21% बराबर है तो चक्रवृद्धि ब्याज 420 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 100% की वैल्यू है, राशि क्या आ जाएगी? राशि आपकी क्या आ जाएगी? 100% की वैल्यू आपकी 2000 रुपये। तो समान राशि पर आपको साधारण ब्याज निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? 2000, यानी कि मूलधन इंटू दर क्या है आपकी? समान दर है 10% और समान समय के लिए, तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा?
यहाँ से काट देते हैं तो 20 यानी कि 200 इंटू 2 यानी कि 400 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 100 ओम वाले 4 प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 100 वाट की आपूर्ति, ठीक है, वाट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति पावर का अपव्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि शक्ति का ह्रास ज्ञात करना है, प्रत्येक प्रतिरोध में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि टोटल आपकी शक्ति का अपव्यय कितना हो रहा है उसमें से आप क्या कर देंगे 4 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 प्रतिरोध हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो है तो हमें निकाला आएगा शक्ति ह्रास। ठीक है, तो देखो सब शक्ति बराबर क्या होता है आपका P बराबर आपका क्या हो जाता है I स्क्वायर R होता है ना। यानी कि हमें क्या देखो R का मान तो पता है, R का मान पता नहीं है लेकिन समतुल्य प्रतिरोध आएगा तो वो तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन I का मान भी निकालना तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R, क्योंकि समांतर क्रम में है तो 4 प्रतिरोध हैं तो 100 ओम के, तो 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/R बराबर आपका ऊपर 4/100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/25, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 25 ओम। और इसी दोस्तों इसको संयोजन में किस में जोड़ रहा है 100 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, 100 वाट की 100 वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर आई के मान क्या हो जाएगा आई बराबर V/R, आर आपका 25 है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एम्पियर। ठीक है, तो आपके देखो आप यहाँ पर आप टोटल जो आपकी शक्ति आ जाएगी टोटल पावर का हाँ जो हो जाएगा तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, आई के मान क्या हो जाएगा आपके इधर से 4, तो 4 के स्क्वायर 16 इंटू आर क्या है आपका 25। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा टोटल टोटल शक्ति का अपव्यय होगा वो आ जाएगा। लेकिन आपको प्रत्येक प्रतिरोध में निकालना तो 4 प्रतिरोध हैं दोस्तों। ठीक है, समान 100 ओम के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इसमें क्या करना होगा 25। ठीक है, और इतना आपका यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा P बराबर 400 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो आपके कितने हैं 4 प्रतिरोध है ना, तो यहाँ पर 4 का अगर भाग दे देते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध पर जो आपकी आ जाएगी P की वैल्यू वो क्या आ जाएगी आपकी 100 वाट आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, आसान क्वेश्चन है वैसे कुछ नहीं है। बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर कितना है 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो दोस्तों मास दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर अगर पृथ्वी पर उसका मास अगर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी उसका मास 100 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि जो वेट होता है वजन, ठीक है, वेट बराबर क्या होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वेट किस पर निर्भर करता है गुरुत्वीय पर निर्भर करता है, ना कि द्रव्यमान पर। द्रव्यमान तो दोस्तों सभी जगह सेम रहता है, गुरुत्वीय पर निर्भर करता है मास सॉरी वजन। देखो गुड़ी पड़वा दोस्तों एक ऐसा शुभ दिन है जिसे मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं। ये किस हिंदी महीने में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चैत्र। ठीक है, तो जब दोस्तों आपका वसंत ऋतु का आपका आगमन होता है तो गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, और यह क्या होता है कि चैत्र के पहले दिन ही मनाया जाता है, चैत्र महीने के पहले दिन ही मनाया जाता है। हिंदू हिंदू जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से चैत्र महीने जो होता है उसके पहले दिन ही इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये दोस्तों गोवा और महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डैश यहाँ पर 9 और 88 का ज्यामितीय माध्य क्या है। ज्यामितीय यानी कि गुणोत्तर माध्य आपसे पूछा गया, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं √AB। ठीक है, यानी कि आपका 9 इंटू 81 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से आपका 3 निकल आएगा 80 से 9। ठीक है, तो 27 आपका राइट आंसर हो। तो जो ज्यामितीय यानी कि आपका गुरु क्या बोलते हैं यार ये क्या गुणोत्तर माध्य इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, देखो बोला जा रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी की क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डिग्री पर अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग होते हैं इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप, देखो डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों क्या होता है जो आपका क्वथनांक होता है जो वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो हिमांक होता है हिमांक जो होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर अलग हो रहे हैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है कि आपका जो है तो
फ़ारेनहाइट पर कितने डिग्री सेल्सियस पर अलग होंगे दोनों, ठीक है, क्वथनांक और हिमांक। तो क्वथनांक दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में, तो 100/5 बराबर F माइनस 32/9, ठीक है। तो इधर से आपका 180 माइनस का 32 इधर है, तो प्लस का 32 उधर हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट, तो आपका क्वथनांक कितना हो जाएगा आपका 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद आपका जो हिमांक होगा, तो हिमांक 0 यानी कि 0/5 बराबर आपका F माइनस 32/9, ठीक है, यानी कि आपका ये 0 ही हो जाएगा। और यानी कि जो आपका 32 फ़ारेनहाइट ही आपका निकलने वाला, फ़ारेनहाइट का मान क्या हो जाएगा 32 में, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनके बीच में कितना अलग हो रहा है, कितने डिग्री पर, कितने फ़ारेनहाइट पर, तो देखो कितना 120 180 का अंतर आ रहा है, 180 डिग्री का, ठीक है। राइट आंसर आपका ये 3 हो जाएगा। इस तरह से करना था इसको। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा यदि जिसका विकर्ण क्या है कि 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो आयत ये है, ठीक है। और इसका क्या दिया हुआ है आपका, एक विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, वो 17 है और उसकी चौड़ाई 8 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लग जाएगा 8 15 17, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा 15×8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको कूट निकालना ना, फिर कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है, और का निकालना है, ठीक है, और का निकालना है आपको। तो और का कैसे निकालेंगे, देखो और कहाँ पर है आपका एग और मिल्क, यानी कि पहले आपको एग और मिल्क का निकालना होगा, तो आप और का निकाल आएगा। तो यहाँ पर एग और मिल्क में यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो मिल्क कॉमन है, यानी कि इधर और इधर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, यानी कि मिल्क का क्या क्या हो जाएगा 5 हो, ठीक है, मिल्क का 5 हो गया, बचा आपका 2 और 4। तो आपका अब आपका एक देखें, एक कहाँ पर है, तो एक इधर है, तो एक यहाँ के 2 8 6 और 5 2 4 में, यानी कि 5 तो पहले कॉमन हो चुका है, और बचा आपका 2 2 4 6, ठीक है। तो 2 8 6 और 5 2 4 में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर एक कॉमन ये हो जाएगा, एक का कोड ये हो जाएगा, तो बचा हुआ आपका जो और होगा वो 4 का हो जाएगा, ठीक है। मिल्क का आपका कितना हो जाएगा 5, एक का हो जाएगा 2, तो बचा आपका 4 आपका और का हो जाएगा। लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति आपको बताना है, आसान क्वेश्चन है। तो जो आपका शक्ति P बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। सभी जगह शक्ति अलग अलग होती है, उसे विद्युत पे शक्ति अलग थी, इधर शक्ति अलग है, ठीक है। इधर कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। वर्क आपका कितना हो जाएगा, देखो ऊंचाई पर चढ़ रही है, वो ऊंचाई पर चढ़ रही है, यानी कि उस पर क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh, तो mgh वही उसका क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, मास आपका कितना है, मास नहीं दिया हुआ है, टोटल आपका क्या दिया हुआ, वजन दिया हुआ है। वजन यानी कि कितना होता है mg होता है, वेट बराबर आपका mg ही होता है, तो आपका डायरेक्टली वेट दे दिया, यानी कि इधर W/H ही है, ठीक है। तो इसका मान क्या है 440 मल्टीप्लाई हाइट 7, और कितना टाइम, देखो ये तो आपको वर्क आ गया, तो आपका 440 × 7 तो वर्क हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, बटे आपका 20 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो इससे ये काटें, ये 22 बार जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154 वाट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है, राइट आंसर आपका यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर चौथा ही होगा, ना कि पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों क्या करते हैं कि एक जो है तो चिन्हित संक्षिप्त नाम क्या है SR, तो SR को किस क्या बोलते हैं, स्फेरिकल रेडियस, ठीक है। तो स्फेरिकल रेडियस कई बार आपसे पूछ लेता है कि LH का मतलब क्या है, तो लेफ्ट हैंड, और RH राइट हैंड, और इस तरह SR को याद रखना स्फेरिकल रेडियस। देखो जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा, ठीक है, जब किया गया कार्य अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण डैश होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप समझिए कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा का मान क्या होगा, अगर वर्क को अधिक करना है, जब कार्य अधिकतम होता है, तो जो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए आपकी, थीटा का मान अधिकतम कब होता है 0 डिग्री पर, ठीक है। तो कोस 0 डिग्री पर दोस्तों मान क्या होता है 1 होता है। बाकी अगर आप देखो कोस 30 डिग्री लेंगे, मान √3/2 होगा, ठीक है, वो भी 1 से कम ही होता है, ठीक है। और 45 डिग्री लेंगे तो आपका 1 होगा, 1 नहीं 1 1/√2 होगा। इसलिए आप अगर थीटा बराबर 0 लेते हैं
तो आपका क्या होगा, वर्क अधिकतम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पुस्तक आपकी एक जीवन पर्याप्त, ठीक है, एक जीवन पर्याप्त नहीं है, तो इसको किसने लिखा था, नटवर सिंह ने। अगला आदर्श गैस का समीकरण सभी को लोगों को पता ही होगा, क्या होता है, वह होता है पी बी बराबर म्यू और ठीक है आर टी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, टी को केवल इस साइड भेज देना है। अगला आसान ही है, इसमें क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है, यू से क्यू यानी कि आपको -4 -4 करेंगे तो आपका ई आएगा। अगला, अब इसमें अलग आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको देखना है ट्राइंगल। तो इसमें पहले वाले में 2 ट्राइंगल है, दूसरे में 2 ट्राइंगल है, तीसरे में 3 ट्राइंगल हो रहे हैं, चौथे में भी 2 ट्राइंगल है, तो तीसरा आपका अलग हो जाएगा। अब इसको आप स्वयं करिएगा। ठीक है, डायमेंशन वाला है, आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, कर लेना। निम्नलिखित में देख कौन दुनिया का सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला देश है, तो चीन। अधिकतम चीजें में दोस्तों चीन ही उत्पादन में अधिक तौर पर वह उच्चतम स्थान पर ही रहता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इस तरह -13/11 को 11/13 लिखा है, तो 7/5 को क्या लिखेगा, तो आपको क्या यहाँ पर दिख रहा क्या रहा है, इसको उल्टा कर दिया जा रहा है, चिन्ह बदल दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका जब उल्टा करेंगे 5/7 हो जाएगा, और प्लस है तो इधर क्या लग जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा। 3 से विभाज्य तो दोस्तों शेष क्या होगा, ठीक है, तो शेष 3 से विभाज्य किया जाता है तो शेष क्या होगा, तो शेष तो दोस्तों कभी 3 तो होगा नहीं, अगर 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 4 भी नहीं कभी होगा, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अब आप देख लेते हैं, देखो 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 से ये 3 एकम 3 और 0, 3×7=21 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचेगा 2 और 3×8=24, तो रिमाइंडर तो आपका 0 बच रहा है। देखो क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रही है, 3 से ये और ये 8×4=12, ये भी को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष होता है तो 0 होता है। अगला, अधिक कोण क्या कहलाता है, जो 90 डिग्री से अधिक होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। न्यून कोण क्या कहलाता है, जो 90 डिग्री से कम होता है। समकोण 90 डिग्री क्या कहलाता है। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्लास 3 के लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में होते हैं। ठीक है, तो जो क्लास 3 का लीवर होता है उसमें दोस्तों क्या होता है कि जो आपका एफर्ट और लोड की दिशा क्या होती है, समान होती है। और जो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है उसमें दोस्तों क्या होती है, अलग अलग जो लोड और एफर्ट की जो दिशाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जो सेकंड और थर्ड क्लास के लीवर होता है वहाँ पर क्या होता है कि जो एफर्ट और लोड की दिशा होती है वो क्या होती है, वो समान होती है। ठीक है, अगला आपको यहाँ पर देखो एस से क्यू कर रहा है, टी से आर, यानी कि आपको क्या कर रहा है, -2 सभी में कर रहा है, तो इधर -2 करेंगे तो सी वाला आपका केवल पहला ही ऑप्शन है। देखो बोला जा रहा है कि किसी ऐसे ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का आधा है। ठीक है, और पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा, अरे क्या बोल रहा है भाई साहब। यदि किसी ग्रह पर विचार करें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी का क्या है, आधा है, और पृथ्वी पर W द्रव्यमान वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान उस ग्रह पर कितना होगा, तो द्रव्यमान तो दोस्तों सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस ही नहीं आएगा कि पृथ्वी पर अगर उसका द्रव्यमान W है तो उस ग्रह पर भी उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, W ही रहेगा, ना कि 2W हो जाएगा, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, वजन में चेंजेस आएंगे, अगला कुछ नहीं होगा, इसमें आपको अलग देखना है। तो क्या किया जा रहा है कि इधर आपको +2 कर रहा है, लेकिन सभी में -2 कर रहा है, -2 अब यहाँ पर एंगल बताना है, मिनट और घंटे के बीच की सुई का एंगल, 11/2 मल्टीप्लाई आपका क्या होता है, मिनट, माइनस क्या हो जाता है 13 × आवर, तो 11/2 मल्टीप्लाई मिनट कितने हैं 15, माइनस 30 × 4 यानी कि 120। ठीक है, तो इधर से आप देखें तो माइनस में आए प्लस में आए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए दिक्कत ना करना आप। 100 कितना हो जाएगा आपका 165
माइनस का 240/2, यानी कि 75/2 आएगा। माइनस में आएगा लेकिन कोई चिंता नहीं करना। तो आंसर क्या होगा, 37.5 हो जाएगा। अगला तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 50 ग्राम भार वाले तांबे के किसी खंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होगी यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी हुई है, ये दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके लिए दोस्तों आपका जो कितनी ऊष्मा स्थानांतरित तो ऊष्मा स्थानांतरण क्या क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका मास इंटू ऊष्माधारिता यानी कि सी मल्टीप्लाई तापांतर। ठीक है, इतना ही केवल करना है आपको। मास आपका देखो 50 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई आपका इधर की ये कितना है 386 इंटू तापांतर आपका कितना है आपका 40। ठीक है, तो 20 से इसको काटेंगे तो आप 2 बार जाएगा, यानी कि आपका आंसर 386 इंटू 2 यानी कि 772 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि देखो बोला जा रहा है कि एक पिता और उनके पुत्र की वर्तमान आयु के योग कितना 60 है। अब से 5 साल के बाद उनकी उम्र का अनुपात ये है, तो अब से 5 साल के बाद यानी कि दोनों जो है तो पिता और पुत्र की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, यानी कि उनका योग क्या हो जाएगा 5 साल के बाद 70 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की उम्र में 5-5 साल की वृद्धि होगी तो 10 की वृद्धि हो जाएगी टोटल में योग में, तो 70 हो जाएगा। यानी कि 70 अनुपात क्या था 5:2 था 5 वर्ष के बाद, तो 7 रेशियो की वैल्यू 70 के बराबर करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू 10 हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया है, तो 5 साल के बाद की उम्र की अनुपात ये दिया होता ना, तो 5 साल बाद की उम्र का जो है तो 5 साल बाद जो है तो जो बच्चा का उम्र क्या रहेगा 20 साल, तो प्रेजेंट में आने के लिए 5 को माइनस करना होगा तो 15 साल आज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, और बोला जा रहा है कि बी और सी 35 दिनों में एक निश्चित काम समाप्त करते हैं। यदि ए बी सी वही काम इतने दिनों में समाप्त करते हैं तो ए अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बी और सी कितने दिन में समाप्त करते हैं 35 दिन में, और ए बी सी 35/2 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम मान लेते हैं कितना वर्क है 35, तो बी सी की क्षमता आ जाएगी 1 और ए बी सी की क्षमता आ जाएगी कितनी 2। तो बी सी की क्षमता अगर इसकी 1 है तो बाकी बची ए की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तभी तो ए प्लस ए बी सी का मान 2 होगा। ठीक है, तो ए की क्षमता 1 है तो वह 35 वर्क करने में एक की क्षमता से कितने दिन लेगा 35 दिन लेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पूरा टेस्ट आपने दिया होगा। देखो टेस्ट को दोस्तों आप नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कितने आपके नंबर आ रहे हैं, और आपको हम बताएं कितनी तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें भाई साहब, तो यार कुछ ना तो शेयर करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, गला बैठ जाता है मेरा पूरे क्लास लेने में। ठीक है, 100 क्वेश्चन अपने आप में बहुत होते हैं, लगातार 1.5 घंटे के आसपास बोलना पड़ता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।